हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज अपन ल्यूसेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं और ल्यूसेंट में प्राचीन भारत के जो स्रोत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है, कहाँ कहाँ से जानकारी मिलती है और क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो हमारे ल्यूसेंट में दिया हुआ है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं। देखो, इसमें लिखा हुआ है इतिहास की मुख्य 4 स्रोतों से जानकारी मिलती है। कौन कौन से मिलती है वो देखिए। पहला होता है धर्म ग्रंथ, ओके, ऐतिहासिक ग्रंथ। थर्ड है विदेशियों का विवरण और फोर्थ है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं अपन। तो धर्म ग्रंथों में अपन वेदों के बारे में पढ़ेंगे कि वही वेद कितने हैं, वेदों के प्रकार कितने हैं, ये पढ़ेंगे। फिर इनके बारे में रिगार्डिंग कि इनसे क्वेश्चन क्या क्या पुट किए जाते हैं वो पढ़ेंगे। और आगे हम पुराण के बारे में पढ़ेंगे, उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चलते हैं धर्म ग्रंथ की ओर कि धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी कौन कौन सी है। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो है वेद। क्या है वो? क्या है? वेद। ये याद रखो, ठीक है, ओके। उसके बाद में कर देखना कि भाई इन वेदों का संकलन करता अर्थात रचयिता कौन था। उसका कृष्ण देवपायन वेदव्यास के नाम से जाना जाता है। तो अपने बस इतना याद रख लो कि वेदव्यास, तो अपना काम हो जाएगा, ओके। अब आगे देखो, आगे कि जो वेद हैं कितने होते हैं। वेद भाई 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऋग्वेद। कौन सा होता है? एक होता है ऋग्वेद। पहला देखो, मेरी अंडरलाइन की हुई है पहले बुक से, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं है। यहीं से क्वेश्चन पुट होते हैं। जैसे आपके एसएससी जीडी की तैयारी कर लो और या रेलवे की तैयारी कर सकते हो आप, ठीक है। उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एसएससी के अंदर भी एसएससी के अंदर भी इससे क्वेश्चन आएंगे। और जो आपकी स्टेट की, कोई भी स्टेट की, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, इनकी भी एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऋग्वेद है, दूसरा कौन सा है? यजुर्वेद है, थर्ड सामवेद है, फोर्थ अथर्ववेद। तो वेद कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले तो ये है 4 प्रकार के होते हैं। ये याद करना है कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के वेद होते हैं। इन चारों वेदों को संहिता के नाम से जाना जाता है। ये कहा गया है कि भाई यदि कोई एग्जामिनर आगो बिको दिमाग किसकेड़ो आगो, तो वो नहीं पूछोगो कि वे चारों वेदों को क्या कहा जाता है, तो संहिता कहा जाता है। माइनर कंडीशन में पूछ लिया जाए, ऐसे नहीं सिंपली कोई नहीं पूछेगा, पूछ लिया जाए तो अपन बता देंगे भाई क्या होगा, संहिता कहा जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऋग्वेद के बारे में। भाई ऋग्वेद क्या है, इसके अंदर हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है, ठीक है। इसमें 10 मंडल होते हैं। देखो आपको मैं बताती हूँ, ऋग्वेद है, इनका जो एक साथ जो संकलन करता है या इनके पढ़ने वाला है उसको होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। सबसे पहले यही है कि भाई ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, या उनकी ऋचाओं के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? उस ऋषि को होत्री कहा जाता है। पहली बात तो ये पढ़ लो आप, ठीक है। कलर चेंज करूँ क्या? दिखाई नहीं दे रहा क्या? कलर चेंज कर देता हूँ, कलर कर देता हूँ मैं आपके लिए। रेड करूँ? रेड कर देता हूँ, ठीक है, रेड कर देता हूँ, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता? होत्री कहा जाता। पहली बात तो ये पढ़ लो। दूसरी बात, इसके अंदर 10 क्या होते हैं? मंडल होते हैं। 1028 सूक्त होते हैं, ठीक है। और 10,462 ऋचाएँ होती है, ठीक है। तो अपन को सबसे ज़्यादा ये पढ़ना है कि सबसे पहले ये देखो कि वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। ये बात याद रखो। दूसरी बात है, इसके अंदर 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। इस 10 मंडलों में, इन 10 मंडलों में कौन कौन से मंडल इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम किस किस की जानकारी मिलती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पूछे नहीं, बहुत बार पूछे गए हैं और वो पूछे हुए क्वेश्चन रिपीट भी बहुत बार हुए हैं, ओके जी। तो हम आगे देखते हैं इन 10 मंडलों के बारे में जानकारी। तो देखो, इसमें ल्यूसेंट में लिखा हुआ है कि जो अपना तीसरा मंडल है, तीसरा मंडल है, कौन सा मंडल?
तीसरा मंडल, देखो ये लिखा हुआ, जो तीसरा मंडल है वो विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता अर्थात सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो अपन को ये पूछा जाएगा कि भाई गायत्री मंत्र की रचना किसने की है, आप बताओगे विश्वामित्र। ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख मिलता है, गायत्री मंत्र का। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, सूर्य देवता को। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, जो नौवां मंडल है, तीसरा हो गया, जो नौवां मंडल है, नौवें मंडल में देवता सोम के बारे में हमें जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है, सोम के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ओके जी। आठवें मंडल है, जो आठवां मंडल है उसकी हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ये भी आप थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। ओके जी। अब है जो हमारा समाज 4 वर्णों में बटा हुआ है। ठीक है, जो हमारा समाज कितने भागों में बटा हुआ है, बताया गया है वेदों में 4 भागों में। वो किस में बताया गया है, वो ऋग्वेद में बताया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में बताया गया है। और ऋग्वेद के कौन से मंडल में, 10वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। किस में, 10वें मंडल में। और 10वें मंडल के अंदर भी एक क्या, पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त है, इसके अंदर हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, अब ये 10वें मंडल क्या कहते हैं, ये कहता है कि हमें हमारे 4 वर्ण हैं। 4 वर्ण में सबसे पहला आता है ब्राह्मण आता है, जिसकी उत्पत्ति भी बताई गई है। जिसकी उत्पत्ति किससे हुई है, हमारे मुख से हुई है। दूसरा बताया गया क्षत्रिय, दूसरा क्या बताया गया, क्षत्रिय बताया गया, जिसकी उत्पत्ति किससे हुई है, हमारी भुजाओं से हुई है। और तीसरा बताया गया वैश्य, तो वैश्य की उत्पत्ति किससे हुई है, हमारे जांघों से हुई है। और लास्ट आता है शूद्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अपने चरणों से बताई गई है। ये ऋग्वेद में बताया गया है चारों वर्णों के बारे में। हमारे समाज में 4 वर्ण है, ऐसा माना गया है ऋग्वेद में। उस चारों वर्णों का उल्लेख कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये हमारे ऋग्वेद में बताया गया है, और वो भी 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ये भी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछ चुके हैं। ठीक है, ये मेरे हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपको लगे तो अपने अपनी किताब से पढ़ लेना। और भाई एक रिक्वेस्ट है, आप किताब खरीद लीजिए ल्यूसेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में आता क्या, देखो ये नोट लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला कोई खास नहीं है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। कि जो अपना प्राचीन इतिहास है उसमें वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद में जिसका स्थान आता है वो आता है शतपथ ब्राह्मण का। और ये क्वेश्चन थोड़े दिनों पहले एक एग्जाम हुआ था राजस्थान में वीडियो का, ठीक है, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। और ये जो मैं बता रहा हूँ कि ऋग्वेद के पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है, होत्री कहा जाता है। ठीक है, इन चारों वेदों को पढ़ने वालों का जो मिलान करने का आया था वो भी इस वीडियो के अंदर आ चुका है, तो इसका ध्यान रखना। वीडियो मतलब विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अपने पास यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या कहता है कि यजुर्वेद के अंदर क्या होता है कि पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। पाठकर्ता को बस सबसे पहले यही बात रखनी है कि जो यजुर्वेद का पाठ करता है, जो ब्राह्मण या जो ऋषि इनका जो पाठ करता है उसको अध्वर्यु कहा जाता है। ये लिखा हुआ अपना अध्वर्यु, और अपनी ल्यूसेंट में भी देख लीजिए और टिक लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यजुर्वेद है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें हमारे जो यज्ञ होते हैं उनका क्या है उनका जो नियम है, उनके जो नियम है और उनके जो विधि विधान है उनका उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। और ये केवल लिखा गया है, और ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। किस में है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अपना ल्यूसेंट कहती है। नेक्स्ट क्या है, अरे भाई जो जितनी बड़ी किताबें पढ़ोगे उसमें उतना ही ज़्यादा दिया जाएगा, लेकिन हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए ल्यूसेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो
किसकी तैयारी कर रहा है? एसएससी की कर रहा है, रेलवे की कर रहा है, दिल्ली पुलिस की कर रहा है, या जो भी स्टेट के अंदर, जो भी आपके पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडियन हिस्ट्री के, वो यहीं से आते हैं। रट लो बस, मैं तो ये कह रहा हूँ ल्यूसेंट को रट लो, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं सामवेद। सामवेद का शाब्दिक अर्थ होता है गान, मतलब गान करना। आपने पढ़ा होगा, बचपन आपका सामान्य गुजरा होगा तो आपने पढ़ा होगा सा रे गा मा पा धा नी सा, ये आपने पढ़ा होगा कि ये 7 स्वर 7 सुर हैं जो कि हमें गान के लिए सीखना आवश्यक है, ऐसा कुछ कहा जाता है। ठीक है, अब है सामवेद को पढ़ने वाले को या पाठकर्ता को उद्रात्री कहा जाता है। ये लिखा हुआ है भाई, देखो मैं टिक कर देता हूँ, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद में जो सामवेद है उसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या होता है, जो हमारे अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र, लगभग 6000 गद्य पद्य हैं। ये हमें कुछ नहीं है, इसके अंदर हमें किसकी जानकारी मिलती है? इसके अंदर हमें अथर्ववेद के अंदर जो अंधविश्वास है, जो कर्मकांड है, जो रोग निवारक समने, इसमें लिखा हुआ है। नॉर्मल पढ़ना हो तो आपको पढ़ लो, जो कर्मकांड हो रहे हैं उनके बारे में इसके अंदर जानकारी मिलती है। ठीक है, यहाँ पर एक बात बता दूं, सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है, सबसे नवीनतम वेद है वो कौन सा है, रचित वेद कौन सा है, वो है अथर्ववेद। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं। इसका जो पढ़ने हो ना, आपको पढ़ लेना है, ज़्यादा मेरे को इंपॉर्टेंट लगा, और यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। अब देखो नॉर्मल लिखा है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद में वेद है वो अथर्ववेद है, ये मैंने आपको बता दिया। ओके, अब हम पढ़ते हैं ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। अब क्या होते हैं कि संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों को तीनों का स्थान आता है। इसमें उत्तरवेदिक कालीन समाज और संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। तो हमें यहाँ से, मतलब यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अपन के लिए ब्राह्मण ग्रंथ हमें, हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है, ये 4 वेद हैं और चारों वेदों के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं वो हमें पढ़ने हैं। देखो ल्यूसेंट में क्या है, जो ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, सबसे पहला है, तो ए सबसे पहला आता है एकी। आपने बंदूक का नाम सुना होगा, AK-47, ए फॉर एत्रेय और के फॉर कोसितकी। ठीक है, एक कोसितकी, एत्रेय कोसितकी। ठीक है, ये आपको याद हो गया मेरे हिसाब से। इसके बाद में हम पढ़ते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या होता है, यजुर्वेद मतलब अर्जुन, ऐसी कुछ ध्वनियाँ आ रही है ना यजुर्वेद में, अर्जुन की ध्वनियाँ आ रही है ना आपको। तो यजुर्वेद के मतलब अर्जुन क्या चलाता था, तेत्रेय मतलब तीर चलाता था, तो तीर का क्या हो गया, तेत्रेय हो गया। ये याद रखना, यजुर्वेद मतलब अर्जुन की आवाज आ रही है, अर्जुन की आवाज आ रही है, अर्जुन क्या चलाता था, तीर चलाता था। और सतपथ, वो हमेशा सत्य के पथ पर चला था, सतपथ। ठीक है, अपन को तो रटना है, एक छोटी सी ट्रिक बनानी है। आप यदि अच्छी ट्रिक बनाते हो तो मेरे को कमेंट में शेयर कर देना, अगले वीडियो में मैं उसको आपको बता दूंगा, सबको बता दूंगा। ठीक है, फिर अपन क्या पढ़ते हैं, फिर है सामवेद। देखो फिर क्या है, सामवेद, सामवेद। ठीक है, सामवेद में पंचवीस, पंचवीस और एक षड्वीस भी आता है, इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन एक षड्वीस भी आता है, षड्वीस भी लिखा जाता है। ठीक है, पढ़ो तो पढ़ लो, उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पंचवीस याद रखना। ठीक है, अब अथर्ववेद, अथर्ववेद गोपथ याद रखना, अथर्ववेद लास्ट में गोपथ याद करना। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब देखो आगे क्या इंपॉर्टेंट आता है, मैं देखता हूँ। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद में कुछ नहीं है, बस ये याद देखो, देखो एक ये लाइन मेरी अंडरलाइन की हुई है, सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण में क्या आता है, सतपथ देखो, सतपथ, सत्य का हमारे ऊपर कौन चला, अर्जुन। अर्जुन मतलब यजुर्वेद, यजुर्वेद में आता है। ठीक है, इसके अर्जुन क्या करता था, तीर चलाता था, तीर किस में आ गई, अपने यजुर्वेद में आ गई। ठीक है, ये लाइन क्या कहती है कि वैदिक साहित्य में, यदि वैदिक साहित्य में, अरे क्या हो गया, हाँ, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद में किसका है, सतपथ ब्राह्मण का स्थान है।
वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है, ये इसमें कहा गया है। ठीक है, फिर है आरण्यक में यज्ञ से जुड़े दार्शनिक, एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये याद रखो। देखो उपनिषदों की संख्या कितनी है, उपनिषद 108 उपनिषद है, इसमें से 13 जो मूलभूत रूप से उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। टोटल 108 है, 13 को क्या रखा गया है, मूलभूत श्रेणी में रखा गया है। ओके, इसमें क्या मिलता है, इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा और ब्रह्म की व्याख्या की गई है। मेरे हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 108 वाला याद रख लेना आप तो। ठीक है, ओके जी। अब देखो ये भी नहीं है, स्त्री की जो गिरी स्थिति बताई गई है, पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है, छोड़ो इसको। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया, छोड़ो। अब देखो एक ये है जाबालोनुपनिषद, जाबालोपनिषद, ये क्या कहता है, ये चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है इसके अंदर। ठीक है, जाबालोपनिषद है, इसमें किसका मिलता है, चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ये याद रखना। ठीक है, और स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन मनुस्मृति है, और ये शुंग काल में इसकी रचना हुई थी, ये कुछ भी याद कर लेना। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम वेदांग। वेदांग क्या था, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है, 6 वेदांगों की रचना की है। इसमें से देख लो, पहला शिक्षा। अब देखो एक बच्चा स्कूल जाता है, ठीक है, स्कूल जाता है तो स्कूल किस लिए जाता है भाई, शिक्षा प्राप्त करेगा, पहले लिख दो शिक्षा। ठीक है, वहां पर जाकर शिक्षा ग्रहण करने से पहले उसे क्या सिखाया जाएगा, क्या सिखाया जाएगा, व्याकरण, व्याकरण भी पढ़ेगा वो हिंदी में छंद भी पढ़ेगा, और वो क्या है, ज्योतिष का ज्ञान भी देते थे, पहले क्या है, ज्योतिष का ज्ञान देता था। तो एक विद्यार्थी के लिए क्या होता है, शिक्षा है, व्याकरण है, छंद है, ज्योतिष है, ये तो एक विद्यार्थी के लिए होगी। दो और होगी, एक अपन जो क्रम करते हैं उसके लिए क्या बोलते हैं, कल्प, क्या बोलते हैं उसको, कल्प। एक क्या हो गया, इसको काट देता हूँ, कल्प, एक कल्प हो गया, और कल्प से निरुक्त नहीं हो सकते, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र होता है निरुक्त। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है, निरुक्त हो गया। ठीक है, ये 6 होते हैं, याद कर लेना, शिक्षा है, निरुक्त है, कल्प है, व्याकरण है, छंद है, ज्योतिष है, ये 6 के 6 वेदांग है। ये यहाँ पर लिखे भी हुए हैं, आपकी बुक में अंडरलाइन कर लेना। ये शिक्षा है, ये कल्प है, ये निरुक्त है, ये व्याकरण, छंद, ज्योतिष। ठीक है, 6 के 6। ओके जी, नेक्स्ट क्या चलते हैं, नेक्स्ट में क्या आता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो पुराण, पुराण सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पुराणों की रचना किसने की, पुराणों की रचना या पुराणों की रचना किसने की, लोमहर्ष और उसका पुत्र था, कौन था, उग्रसर्वा था, इन्होंने पुराणों की रचना की पहली बार। पुराण है कितने, टोटल पुराण कितने, 18 हैं, कितने हैं, 18 पुराण हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी रचना लोमहर्ष और उग्रसर्वा, टोटल कितने, 18 हैं। इसमें से 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताए गए हैं, जैसे मत्स्य है, वायु है, विष्णु है, ब्राह्मण है और भागवत। ठीक है, ओके जी, में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है, और ये हमारे जो प्राचीन में राजा हुए हैं उनकी वंशावली का वर्णन मिलता है। इसमें हम ये देखते हैं, देखो ये कोष्टक बना हुआ है, इसके अंदर ये लिखा है विष्णु पुराण के अंदर मौर्य शासकों की वंशावली का पता चलता है। मत्स्य में आंध्र के सातवाहन, और वायु में कौन, गुप्त वंश। तो वायु तो हमेशा गुप्त ही रहती है, तो वायु में किसका हो गया, गुप्त वंश का हो गया। मत्स्य में आंध्र के सातवाहन होगी, विष्णु पुराण में मौर्य वंश हो गया। ओके, यहाँ तक कंप्लीट। ओके जी, अब देखो आगे क्या पता चलता है, आगे पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है, मतलब पुराण है इसमें सबसे प्राचीन कौन है, जैसे वेद है, वेदों में सबसे प्राचीन किसको बताया आपने, ऋग्वेद को, तो पुराणों में सबसे प्राचीन किससे बताओगे, मत्स्य पुराणों को। अब जो सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक अग्नि पुराण का क्या है, बहुत ही महत्व बताया गया है इसमें, कि देखो नीचे देखो ये लिखा हुआ, ये अंडरलाइन किया हुआ, मेरा अंडरलाइन कर दिया मैंने, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण बहुत ही, अरे नाम ही अग्नि है, अखंड ज्योति है ये। ठीक है, ओके ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्या कहता है, देखो नेक्स्ट ये कहता है,
अम, बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य के अंदर भी हमें इनकी कुछ जानकारी मिलती है। तो देखते हैं अपन, बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। देखो, एक जातक है जो बुद्ध की पुनर्जन्म पूर्व जन्म की कहानी के बारे में बताता है। तो जातक देखो, एक तो जातक हो गया, एक तो काटो इसको पूरे को, एक तो जातक हो गया, ठीक है। और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अंदर जो हीनयान शाखा थी उसका एक कथावस्तु है, ग्रंथ है, उसके अंदर भी बुद्ध का जो जीवन चरित्र है, उसके नियम है, उसको बताया गया है। ओके जी। तो बौद्ध धर्म का क्या हो गया, जातक हो गया। फिर जैन धर्म का क्या हो गया, आगम हो गया। क्या हो गया, आगम हो गया। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और इसके जो इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, एक कल्पसूत्र नामक एक ग्रंथ है, उससे इसका इतिहास ज्ञात होता है। तो जातक किसका है, बुद्ध का, और आगम किसका है, जैन का, बौद्ध और जैन। ओके। कथावस्तु किसका है, बुद्ध का, बौद्ध धर्म का, बुद्ध मतलब बौद्ध धर्म का, ठीक है। ओके। और ये कल्पसूत्र किसका है, ये जैन धर्म का। ओके, यहाँ तक कंप्लीट, ये 4 बातें याद करनी है। उसके बाद में आपको अर्थशास्त्र के लेखक कौन का किसे कहा जाता है। अर्थशास्त्र एक बुक है, इसके लेखक है चाणक्य कह दो, इसे हम विष्णुगुप्त भी कह सकते हैं, इसे हम कौटिल्य भी कह सकते हैं। इसने इसकी रचना की थी। इसके अंदर क्या है, ये एक इसमें मौर्यकालीन जो इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है हमें, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी यहीं से प्राप्त होती है। ओके। अब एक एक है कि कल्लण एक इतिहासकार था। उसने एक राजतरंगिणी नामक एक पुस्तक की रचना की, जिसके अंदर हमें जम्मू कश्मीर की स्थिति और वहाँ की राज व्यवस्था, ओके, वहाँ के शासकों का जो वर्णन मिलता है वो राजतरंगिणी से मिलता है। तो राजतरंगिणी की रचना किसने की है भाई, ये कल्लण ने की है। इसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन भी हमें मिलता है। ओके। इसके बाद में अष्टदाही का नाम सुना होगा, संस्कृत भाषा का जो प्रथम पुस्तक थी अष्टदाही, जिसकी रचना किसने की थी, पाणिनि ने की थी। किसने की थी, पाणिनि ने, ठीक है। अष्टदाही में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ, ये भी थोड़ा बहुत याद कर लेना। और कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। कात्यायन की गार्गी संहिता है, ये एक ज्योतिष ग्रंथ है, ये भी याद रखना। और पतंजलि, ठीक है, आगे कुछ नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ तक देख लीजिए। आगे देखिए, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, कि विदेशी यात्रियों से हमें यात्री थे, उनसे हमें क्या क्या जानकारी मिली है वो हम देखते हैं। तो सबसे देखो, हेरोडोटस कौन था, इसने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका। पहली बात तो इसने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसको पुस्तक लिखी थी। ओके जी। और इस हेरोडोटस को इतिहास का पितामह कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है, ये याद रखना। ये इसकी पुस्तक है हिस्टोरिका, जो पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई थी। ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि ये ज़्यादा मेगनिस्ती, देखिए मेगनिस्ती, ये मेगास्थनीज लिखा हुआ है, मेगास्थनीज देखिए, ये सेल्यूकस निकेटर था, उसका राजदूत था। अब सेल्यूकस निकेटर कौन था, सेल्यूकस निकेटर सेनापति था सिकंदर का। ओके। और सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज को भेजा था राजदूत के रूप में, और इसने यहाँ पर रहकर, मगध में रहकर, इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। ओके। फिर आता है डायमेक्स, याद रखना, मेगस्थनीज इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, सेल्यूकस निकेटर का सेनापति या राजदूत था। ओके। अब डायमेक्स बिंदुसार के काल में आया था, इतना याद रखना आपको। डायनोसियस, ये पहले तो बिंदुसार के काल में, उसके बाद में अशोक के काल में भी आया था। ओके। नेक्स्ट देखिए, टोलमी क्या, भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी, इतना याद रखना। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री नामक की पुस्तक लिखी थी, ये याद रखना। ओके। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखो फाहियान। अब देखो प्रश्न ये बार बार पूछा था, फाहियान किसके काल में आया था भाई, ये चंद्रगुप्त
विक्रमादित्य, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उसके काल में आया था। याद रखना ये क्वेश्चन है कि फाहियान किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। बस ये याद रखना, किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। ओके, आगे देखो, आगे हिंसांग। हिंसांग किसके काल में आया था? भाई ये तो ऐसा हो गया, हर्षवर्धन के काल में आया था। ओके, हर्षवर्धन में काल में आया था। उसने एक पुस्तक भी लिखी थी, आगे इसका नाम है सीयू की। सीयू की नाम की एक पुस्तक भी लिखी, देखो ये लिखी हुई है, ये सीयू की नाम की पुस्तक लिखी थी किसने? हिंसांग ने। किसके काल में भारत आया था? हर्षवर्धन के काल में। ओके, इसके बारे में और तो कोई जानकारी है नहीं, और जानकारी तो बहुत है, इसको पढ़ना बेकार है क्योंकि अपनी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। एक ये याद रखो, हिंसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति, एक बार प्रश्न आया था, राजस्थान फर्स्ट ग्रेड में आया था इसका क्वेश्चन, कि हिंसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय में, क्योंकि वो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था, विद्यार्थी था वो, तो कुलपति कौन था? तो आचार्य शिलभद्र थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है राजस्थान की फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में। ओके, और ये नालंदा विश्वविद्यालय में किसकी शिक्षा दी थी? बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। ओके, अब नेक्स्ट देखो, एक अलबरूनी के बारे में पूछा गया है कि अलबरूनी भारत किसके काल में आया था? ये मोहम्मद गजनवी के काल में आया था। और मोहम्मद गजनवी आपको पता है कौन है? जो भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किया था। ओके, जो 17वां आक्रमण था वो जाटों के विरुद्ध था 1027 ईस्वी में, जो कि आगे आएगा अपने मॉडर्न हिस्ट्री में। जो 16वां आक्रमण था 1025 ईस्वी में, जो कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर में लूटपाट की थी उसने। ठीक है, वहां से बहुत सारा सोना चुरा कर लेकर गया था, लेकिन कुछ जाटों ने क्या किया, उनका जो सोना था वो छीन लिया था रास्ते में, तो उसको बदला लेने के लिए 1027 ईस्वी में वो वापिस आया। ठीक है, तो उसने क्या, जाटों का दमन किया था। ओके, यहाँ तक ठीक है ना? ये भी लुसेंट में लिखी हुई है, आगे आ जाएगी अपनी बातें। ओके, इब्न बतूता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तारानाथ, मार्को पोलो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मिलने वाली जानकारी क्या है? अब देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? तो ऐसे कनिंघम को, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है एक एग्जाम में। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना। ओके जी, ये इंपॉर्टेंट है कि भारतीय पुरातत्व का पितामह किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है। अब देखिए, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कहाँ से मिलता है? सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र कहाँ से मिलता है? तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट देखिए, आगे देखिए कि सती प्रथा का उल्लेख कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का उल्लेख कहाँ से मिलता है? ये एरण अभिलेख से मिलता है। और ये शासक था उस समय भानुगुप्त। आगे और आएगा उसके बारे में, कौन सती हुई थी, किसके पति थे, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ। तो एरण अभिलेख से जानकारी मिलती है सती प्रथा का उल्लेख। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट आएगा? हाँ, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। ये याद रखना कि जो प्राचीन के सिक्के थे उसे आहत सिक्के कहा जाता था। ये और ये चांदी के सिक्के हुआ करते थे, इसी को साहित्य में कासार्पण कहा जाता है। तो पूछ लिया जाए आपसे, कासार्पण क्या होते हैं? जो प्राचीन सिक्के होते हैं उनको जो आहत सिक्के होते हैं, प्राचीन सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता है, और साहित्य में इसे कासार्पण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखो आपके पास कुछ अभिलेख हैं, इसमें अभिलेख में आपको कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट लिख देंगे, जैसे हाथी गुफा अभिलेख है। ठीक है, ओके जी, ये आपको रटनी है। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। पहला अभिलेख है हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख के समय शासक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आया। तो हाथी गुफा अभिलेख है ये कलिंग राजा खारवेल के। तो हाथी क्या होता है? खारा होता है, याद रखना, हाथी खारा होता है। ओके, हाथी क्या होता है? खारा होता है। तो हाथी गुफा अभिलेख खारवेल, राजा कलिंग का राजा था खारवेल, उसके समय लिखा। जूनागढ़, तो जूनागढ़ में क्या हो गया? रुद्र हो गया या दमन हो गया, रुद्र दमन हो गया।
तो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें क्या हो गया, रुद्र दमन हो गया, तो रुद्र दामन हो गया। ठीक है। उसके बाद में है प्रयाग स्तंभ लेख। तो प्रयाग स्तंभ लेख है, ये किसके काल में लिखा गया, शासन काल है, समुद्रगुप्त। तो प्रयाग क्या है, हमेशा समुद्र के अंदर डूबा रहता है। तो प्रयाग क्या होता है, हमेशा समुद्र के अंदर डूबा रहता है। एहोल, एहोल, होल किस पर हो गया, पुल के अंदर होल हो गया, पुलकेशन तिथि। तो एहोल अभिलेख पुलकेशन तिथि, पुल के अंदर होल हो गया। अब आपसे पूछा लगे हाथी, तो हाथी खारा होता है, ऐसे याद कर लो। फिर आपसे पूछा लगा जूनागढ़, तो जूनागढ़ में क्या हो गया भाई, रुद्र हो गया, रुद्र दमन हो गया, तो रुद्र दमन हो गया। ठीक है। फिर है एहोल अभिलेख, मैंने प्रयाग स्तंभ है, तो प्रयाग में क्या आ गया, समुद्र आ गया, तो समुद्रगुप्त। ओके। और उसके बाद में एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख, एहोल, होल में क्या हो गया, होल किस में हो गया, एहोल अभिलेख कहाँ पर, किसके शासनकाल में, तो पुलकेशन के दिन, पुल के अंदर होल हो गया, पुल के अंदर होल हो गया। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। उसके बाद में मंदसौर अभिलेख है, तो मंद मंद क्या करनी चाहिए, यश प्राप्त करना चाहिए, यशोवर्मन के काल में। ओके। तो मालवा का नरेश था यशोवर्मन, इसके काल में मंदसौर अभिलेख की रचना हुई। ग्वालियर अभिलेख, ये नरेश भोज था, तो ग्वालियर में गाया ने केक खोया जावा है, भोज दियो जावा है। ओके। फिर भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, तो भीतरी गांव का जो जूनागढ़ अभिलेख है, ये याद रखो, ये स्कंदगुप्त का है। कौन सा है, स्कंदगुप्त का है। इसका थोड़ा याद कर लेना, अगर आपसे ट्रिक बने तो ट्रिक बना लेना, और यदि किसी के पास अच्छी ट्रिक है इन सब की, तो वो कमेंट में शेयर करे, तो मैं सभी को बता दूंगा। आगे जो भी वीडियो आएगा उसमें सबसे पहले यही डिस्कस कर लेंगे अपन। ओके। नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहा जाता है। नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पता नहीं पूछ लिया, एग्जामिनर का माइंड घूम जाए, तो इपिग्राफी कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट क्या है, यार ज़्यादा है। अब देखो, उत्तर भारत में जो मंदिरों के निर्माण की जो कला थी, उसको क्या कहा जाता था। ओके। ये देखो, जो उत्तर भारत है, ये उत्तर भारत है, इसके अंदर जो मंदिरों की कला थी उसे नागर शैली के नाम से जाना जाता है। और जो दक्षिण भारत में है उसे द्रविड़ कहा जाता है। और दोनों शैली को जो मिश्र है उसे वेसर शैली की उत्पत्ति हुई, या वेसर शैली कहा जाता है। ओके। अब देखो, पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर होता है, इसके अंदर एक मंदिर में मुख्य मंदिर बीच में रहता है, और चारों ओर 4 मंदिरों से घिरा हुआ होता है। ये पंचायतन शैली में बनता है। पंचायतन शैली में बने हुए कुछ मंदिरों के नाम आपको दिए हुए हैं, जैसे कंदरिया महादेव मंदिर, जो खजुराहो मध्य प्रदेश में है, कंदरिया महादेव मंदिर। फिर है ब्रह्मोश्वर मंदिर है, ब्रह्मोश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो एमपी में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ यूपी में है। और गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। तो ये कुछ मंदिर है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आप एक जगह लिख लेना, याद भी कर लेना। ओके जी। अब प्रागैतिहासिक काल, इतिहास का विभाजन हो जाता है। आज इतिहास 3 भागों में किया जाता है। ये हमें कुछ नहीं पढ़ना, ये हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसे बोलो माल व बर्तन प्राप्त है, नहीं, कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है यहाँ से। क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये कल पढ़ें क्या। ओके, आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। ओके, और कल अपन और पढ़ेंगे इसी के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ लेंगे, कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे, सिक्कों से करेंगे, कुछ गुफाओं से करेंगे, उस गुफाओं की रचना किसने की। ओके, उसके बारे में करेंगे। हो गया, अरे थोड़ा ही और है, ज़्यादा नहीं है, एक ही पेज और है। ये लो, मैं वापस काट लेता हूँ, क्या आ गया, ये है। यहाँ से देखो, यहाँ से देखो। अब देखो, आग का आविष्कार, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था, पूरा पाषाण काल में होता, लेकिन पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में होता है, ये याद रखना। ओके, मनुष्य ने सबसे पहले तांबे की धातु का यूज किया था, ये भी याद रखना। सर्वप्रथम जो उपयोग किया जाने वाला औजार था उस कुल्हाड़ी था, ये भी आपको याद करना। ओके, नेक्स्ट क्या है, मनुष्य के द्वारा सबसे पहले जो फसल अपनाई गई वो गेहूं और जौ थे। लेकिन जो सबसे पहले जो भोजन के रूप में यूज की गई थी वो थी क्या थी, चावल थी, ये याद रखना। ओके, अब कृषि का जो प्रथम उदाहरण है वो मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। ओके जी, और कोली हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से।
ओके जी, इतना याद कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बन रहा है यहाँ से। ओके, अब है भारत के पूर्व प्रस्तर युग के स्फटिक पत्थर के बने होते। प्राचीन जो भारत में थे, जो औजार बनते थे वो लोहे से इनसे परिचित नहीं थे, तो पत्थर से औजार बनाते थे, वहीं से शिकार करते थे, शिकार करके अपना भोजन बनाते थे, खाना पानी दाना पानी करते थे। ओके, और उसके बाद में और कुछ नहीं है, आगे चलो। इसमें तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे मेरे को आगे लग रहा है। अब देखो, भारत में सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। भारत में जो सबसे प्राचीन नगर था वो कौन सा था? मोहनजोदड़ो था, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। किसका? मृतकों का टीला। तो सबसे प्राचीन नगर कौन सा हो गया? मोहनजोदड़ो हो गया। सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो गया? ऋग्वेद हो गया। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? कौन सा भाई? मत्स्य पुराण है। बता दिया ना? ओके जी, ये रट लेना क्योंकि ये पूछा जाता है पर्टिकुलर एग्जाम में। उसके बाद में हम देखते हैं आगे देखो, एक भीमबेटका का जो साक्ष्य मिले हैं, तो भीमबेटका है या भीमबेटका है, एक गुफा है जो देखो यहाँ पूरी कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। हाँ, जो भीम, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये भीमबेटका एग्जाम में, भीमबेटका गुफा है जो पुरापाषाण आवासीय पुरास्थल है। ये आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों व शैल श्रेय के लिए प्रसिद्ध है। कि भाई भीमबेटका है, इसके अंदर जो आदि मानव थे वो यहाँ पर कुछ चित्र बनाए थे, शैल चित्र बनाए गए, मतलब पत्थरों पर चित्र बनाए हुए हैं। ओके, इन चित्रों को पुरापाषाण काल के मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ओके, अब ये जो भीमबेटका है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। इसकी खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने इसकी खोज की थी। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब इसके आगे क्या है? 2003 के अंदर भीमबेटका को यूनेस्को में शामिल कर लिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के अंदर रायसेन पहाड़ी, रायसेन जिले में है। ओके, इसकी खोज 57-58 में विष्णु श्रीधर ने की थी, और इसकी जो 2003 में, जुलाई 2003 में है, यूनेस्को में से इसको शामिल कर लिया गया है। ये यहाँ तक याद रखो। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में, तो मनुष्य का जो सबसे पहला प्रमाण है वो कहाँ पर मिला है? नर्मदा घाटी में मिला है। जैसे आर्यों का आगमन कहाँ से? एशिया से बताया गया, कोई मध्य भारत से बताया गया, अलग अलग बताते हैं। इसीलिए इसी के अंदर भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से बताया जाता है। ओके यार, गला बैठ गया, कुछ बोल रहा हूँ निकल कुछ और रहा है। आज के लिए काफ़ी होगा, वीडियो भी लंबा हो गया। देखते हैं आगे क्या है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे। कि भारतीय नागरिक सेवा के प्रथम अधिकारी कौन थे? रिजले था। ये भी याद रखना, रिजले था। ओके, और जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विविधीकरण किया था, ये भी याद कर लेना आप। ओके, भारत का वैज्ञानिक आधार पर भारत की जो जनसंख्या थी, उसकी प्रजातियां थी, उसका विविधीकरण या उनका विभाजन या अलग अलग पार्टों में डिवाइड किसने किया था? वो था कौन? रिजले था, जो कि नागरिक सेवा का अधिकारी था। ओके, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी थे। ओके, आई होप आज आपका मेरा सेशन पसंद आया होगा। अब मेरे मुंह से मैं बोल क्या रहा हूँ, निकल क्या रहा है, मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा। ओके, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। ओके।